हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में लोग यूपीआरएमएल जेईई एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग मेनली कुछ यूजफुल टेबल्स और चार्ट के साथ इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरीके से आपके अभी रिसेंटली रिक्वेस्ट आई थी। अभी भी रिसेंटली हमने यूपीआरएमएल जेईई का 2021 का जो पेपर है गाइस, उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। उसमें हमने 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी के अकॉर्डिंगली जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेस्ड ऑन दैट डाटा हम लोग आज के सेशन में इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस थंबनेल को देख के, दैट मींस यूपीआरएमएल का नाम देख के इसको स्किप कर रहे होंगे, तो उनकी काफी बड़ी गलती हो जाएंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करा रहे हैं आपके हर एक एग्जामिनेशन में काम में आता है। और अभी हमने रिसेंटली जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, टेलीफोनिक इंटरेक्शन किया, उन्होंने सिर्फ हमारे सेशन को रेगुलरली फॉलो किया, सिर्फ 2 से लेकर 3 महीने तक, ठीक है। और जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, देखा, ठीक है, समझा, उस सेम क्वेश्चंस उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे गए और उनका काफी अच्छी तरीके से सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय थंबनेल, आप हमारे सेशंस को रेगुलरली देखते जाया करिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, यूपीआरएल के लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे और आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना होगा, तो एक ही मैराथन हमने अपलोड करके रखी है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है आपके आने वाले यूपीआरएल के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हिंदी का जो कंप्लीट एक मैराथन है, हमने एक ही सेशन के अंदर कवर कर दिया। और अगर आपको उसका ई बुक भी गो थ्रू करना होगा, तो उसका ई बुक 15 रुपीज में हमारे कोचिफाई एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो और आपका हिंदी का नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ साथ आपको बता दूं, नॉन टेक्निकल का जो जीके का पोर्शन आता है गाइस, ये ई बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने इसको परचेस नहीं किया होगा, इसको गो थ्रू नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको लिया है, डेफिनेटली उनको फायदेमंद रहा है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स से लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें किया है, ठीक है। अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जहां से हम लोग ये बुक हमने रिलीज किया, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं रहा कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए करके। डेफिनेटली 100% फायदेमंद रहने वाला है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है। अगर आपको नॉन टेक्निक का मैराथन देखना होगा, इसी का एडवांस वर्जन, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। और इसका ई बुक भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है गाइस, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। दोनों भी ई बुक्स आपको काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, ओके। साथ साथ हमारे दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। आपको हमारे टेक्निकल चैनल का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का हमारे कोर्सेस है, जिससे आपका पीएलसी यूपीआरएमएल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसको भी जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। फर्स्ट सेशन है, एक ही सेशन में आपके 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं। ये कूपन कोड लगा के आप इसको ले सकते हैं। एक 1 स्ट्रोक सेशन है आपका, जो आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ आपको काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। उसी तरीके से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपके जेई क्रैकर कोर्स जो है, ये भी यहाँ पे हमने टेबल्स और चार्ट के साथ आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला कोर्स को डेवलप किया है। इसका भी कूपन कोड है JE50। ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है गाइज आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। तो डेफिनेटली गो चेकआउट ऑल ऑफ दिस कोर्सेज एंड ई बुक्स, आपको हमारे दोनों भी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। चूज द ऑड वन आउट। हमें क्या बोला गया है, इसमें से 4 हमारे पास में ऑप्शंस बताए गए, इसमें से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोबाल्ट। मैं आपको नेक्स्ट टेबल में आपको समझा देता हूँ कोबाल्ट क्यों इसका हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। आपको मैंने उसी दिन बताया था कि हम लोग एक टेबल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज को डिस्कस करने वाले। देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो फीबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं हमारे, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, वो काफी कम अट्रैक्ट होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक उसी तरीके से क्या होता है, जो डेवलप करते हैं फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होती है जो डेवलप करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो तीनों भी स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, सच सब्सटेंसेज आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट एंड टेंड टू मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में क्या होता है, दीज सब्सटेंसेज आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड दे टेंड टू मूव फ्रॉम अ वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको दोनों भी इसका डिफरेंस ध्यान में रखना होगा। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो हमने दो इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मेन चीज क्या होती है कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना रहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बना था गाइस। इसलिए मैं आपको बता दूं, हर एक पॉइंट जो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। कि आपको आजकल रटे रटाए क्वेश्चन, एक 10,000 वाली जो ई बुक्स रहती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ना मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं आते क्वेश्चन, काफी कम आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी रहती है, स्मॉल एंड नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ओके।
सबसे पहली बात, इस यहाँ पे जो सिंबल बताया गया, ठीक है, इस तरीके से सिंबल, इसको हम लोग हाई कहते हैं, ठीक है, एक ग्रीक अल्फाबेट है हाई, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखना हो तो CHI लिखते हैं, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस करना होगा तो हम लोग इसको हाई करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये रेंज करता है बिटवीन -1 से 0 के बीच में, दैट मीन्स ये स्मॉल और नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करना चाहिए तो -10⁵ से लेके -10⁹ के बीच में इसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रहता है। अब इसमें जो एग्जांपल्स आपके पास मेंशन किए गए वो कौन से बिस्मुथ, कॉपर, सिल्वर, लीड एंड जिंक, ठीक है। बिस्मुथ, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लैटिनम भी था, ओके, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऑड वन आउट करके मान के चल सकते हैं। देखिए अगर हम लोग प्लैटिनम को हटा देते, ठीक है, दैट मीन्स मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से, देखिए मैं इसका ऑप्शन चेंज करके बताया सो दैट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड रहेगा नाउ, ठीक है। अब देखिए तीनों भी ऑप्शंस कौन से हो गए, मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके पूछा जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बिस्मुथ, कॉपर एंड लीड, ये कौन से हो गए हमारे पास मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए, ठीक है। बिस्मुथ, कॉपर एंड लीड, ठीक है। लीड, सिल्वर, जिंक, ये आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखनी होगी, मेनली आपको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ध्यान में रखनी होगी और उसके एग्जांपल्स, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितना रहता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसमें जो हाई का वैल्यू रहता है वो लेस देन 0 रहता है, ठीक है। ये स्मॉल एंड पॉजिटिव रहता है, ओके। ये ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काफी लार्ज और पॉजिटिव रहती है, ठीक है। दैट मींस हाई का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1000 हम लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ओके। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज लार्ज एंड पॉजिटिव। उस तरीके से आपको पैरामैग्नेटिक की और आपको डायमैग्नेटिक की ध्यान में रखनी होगी और उसके एग्जांपल्स भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और प्लैटिनम, ये एग्जांपल्स हो गए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओके। और गैडोलिनियम एंड अलॉयज लाइक अल्निको, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो एक टेबल के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराने की ये जो एक कोशिश है हमारी कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करा सको, तो आप इस टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ कीजिएगा। डेफिनेटली आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से तो 100% इसमें से कवर हो जाए, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द आईएस, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अकॉर्डिंग आईएस 4648 1968 सीलिंग फैन शुड बी हंग एट लीस्ट डैश फीट अबव द फ्लोर, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, उसमें आपको मीटर्स के वैल्यू पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फीट में वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है, कितने फीट पे ये हंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से नीचे से उसका हाइट कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 9 फीट, एटलीस्ट मिनिमम उसका डिस्टेंस होना चाहिए 9 फीट का, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या बताने वाला हूँ, जो है आपका सीलिंग और फ्लोर के बीच में 9 फीट या फिर हम लोग इसको 2.75 मीटर्स में भी उसका मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। सीलिंग फैन ब्लेड और सीलिंग, ठीक है, यहाँ पे इस ये जो डिस्टेंस है इतना, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए 8 to 10 इंचेस का होना चाहिए मिनिमम, एज पर द IS 4648, ठीक है। ये रूल भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सीलिंग फैन ब्लेड और लाइट फिक्सचर्स में इसमें 39 इंचेस का डिस्टेंस रहना चाहिए। सीलिंग फैन ब्लेड और वॉल के बीच में इसका जो डिस्टेंस है मिनिमम आपका 18 इंचेस होना चाहिए, तो आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी होगी। ये एज पर हम लोग 2021 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन के अंदर बाकी सारे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए। 9 फीट या फिर 2.75 मीटर इसका करेक्ट आंसर रहा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8085 हैज अ डैश बिट एड्रेस बस। सेम क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन उसमें कुछ साइज वगैरह पूछी गई, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा 8086 आई गेस पूछा गया था वहाँ पे 8085 कितने बिट का 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज अ हाउ मेनी एड्रेस बिट, ठीक है, हाउ मेनी बिट एड्रेस बस, तो ठीक है, तो वो हमारे 16 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको 8085 और 8086 का एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसका साइज कितना है 8085 का 8 बिट का, 8086 का 16 बिट का, ठीक है। एड्रेस बस इसका कितने रहते हैं 16 बिट के, इसके रहते हैं 20 बिट की, ठीक है। मेमोरी है 64 KB की और इसका मेमोरी है 1 MB का। उसी तरीके से इनपुट आईओ कितना हैंडल कर सकता है, ठीक है, 256 आईओ ये हैंडल कर सकते हैं 8085 और 65536 आईओ ये हैंडल कर सकते हैं 8086, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से आपको इसका साइज क्या है, एड्रेस बस का साइज क्या है, मेमोरी कितना हैंडल कर सकता है, आपको ये 8085 और 8086 में काफी कॉमनली पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी, उसी के साथ आपको ये टेबल भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ओके। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 100% एक्यूरेसी का एक 100% गारंटी के साथ आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाहर आपको एक भी सिंबल नहीं पूछने वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शोज द रॉड लैम्प फिक्चर, ठीक है। इसमें से जो 4 सिंबल बताए गए रॉड लैम्प फिक्चर जो है इसमें से कौन सा सिंबल उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो वो है हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास रॉड लैम्प फिक्चर का सिंबल, ठीक है। चेन लैम्प फिक्चर जो है इस तरीके से चेन जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है हमारा ऑप्शन है, ठीक है। लैम्प फिक्चर विथ स्विच, ये लैम्प फिक्चर विथ स्विच है,
ठीक है। देन ये जो एरो बनाया गया, लैंप ऑपरेटिंग एट अ वेरिएबल वोल्टेज, देखिए एक एक क्वेश्चन जो है गाइस, ठीक है, आपको कलेक्ट करने रहते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और इसी तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने काफी दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही हमने एक लिस्ट ऑफ सिंबल जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसके बाहर आपको 100% मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर काफी कमी ऐसे चांसेस बनेंगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी मशीन से रिलेटेड आपको सिंबल्स है, इस ई बुक के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर हमने अपलोड करा करके इसको आप फ्रीली, ठीक है, ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या करना होगा, जो नोट्स का सेक्शन है, ठीक है, नोट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिंबल्स करके, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करके चाहिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन, आपको इस तरीके से सारे सिंबल्स एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है गाइस। ठीक है, मेगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर मेगर, मेगर से रिलेटेड इसमें से कौन सा एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्केल ऑफ मेगर इज जनरली रेंजेस फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2021 में इसकी स्केल कितना रहता है, ठीक है, इसका स्केल रहता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना रहता है मेगर का, वो रहता है अबाउट 50 to 80 100 वोल्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पीड जो रहता है मेगर का, वो हम लोग मेंटेन करते हैं 160 आरपीएम पे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज यूज टू मेजर लो रेजिस्टेंस एज वेल एज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, वो तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, बट लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में बना था कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है मेगर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, इस तरीके से ऑप्शंस वहाँ पे आपको देखने को मिले थे, तो आपको ध्यान में रखना होगा इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओनली स्टेटमेंट विच इज नॉट वैलिड, जो कि हमारा कथन सही नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ओनली डी, दैट मीन्स इट इज यूज फॉर measurement of low resistance only, not for low, it is used for measurement of only insulation resistance, not for a low resistance। ठीक है, आप इस पे मेगर का जो स्कीमेटिक है आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ये स्कीमेटिक भी आपको मैं बता रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को डबल टैप करके स्किप करके आगे चले जाते होंगे, लेकिन यही पे आपकी गलती होती है, क्योंकि मैं आपको रिसेंटली बता दूं, एक काफी आयरन की बात है कि हम लोगों ने जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिगर से रिलेटेड आपको बताए थे, कि स्कीमेटिक बताए थे, वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बने थे गाइस। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के रिग्रेटफुल मुझे उनके जो टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि कुछ कुछ जो क्वेश्चन उन्होंने स्किप कर दिए थे। ठीक है, जैसे आपको मैं फिगर्स बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको कुछ टाइम नहीं लगता है, 10 सेकंड आपको अच्छी तरीके से पॉज करके देखना रहता है कि इसके अंदर किस तरीके से फंक्शनिंग रहता है। ठीक है, आपको किस तरीके से इसमें डीसी जनरेटर कनेक्टेड रहता है, कौन से कॉइल्स रहता है, ठीक है, कौन सा हम लोग पॉइंटर रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लर्न करके जा रहे हो चीजें, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करते तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फायदा होता है उसका। ओके, और उसी तरीके से अगर आप नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो भी आप इसको क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ फ्यूज इज डिफाइंड एज रेशियो। फ्यूजिंग फैक्टर का जो रेशियो है वो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, मैंने काफी बार बताया था कि फ्यूजिंग फैक्टर, क्वेश्चन ऐसा बना था हमें, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि फ्यूजिंग फैक्टर का जो रेशियो ऑलवेज 1 होता है, ग्रेटर देन, या फिर ऑलवेज लेस देन 1, या फिर इट इज इक्वल टू 0, या फिर इनफाइनाइट, इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में बने थे। ठीक है, तो फ्यूजिंग फैक्टर का पहले तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, दैट मीन्स डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड कैरिंग करंट। ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड कैरिंग करंट, और उसका रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ फ्यूज इज ऑलवेज मोर देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बताऊंगा गाइस, ये सेशन आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, काफी सारे एग्जामिनेशन में बना था, और मैंने आपको डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में गारंटी के साथ बताया था कि 100% आपको इसमें से क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेशन नंबर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, ये क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स को भी इसमें कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मैं आपको इसलिए मटेरियल साइंस का एक सेशन रिकमेंड किया था, उसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो रहता है हमारे पास 12। एक इंपॉर्टेंट आपको टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाहर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट का कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, प्लस मेजर इंपॉर्टेंट है कि आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये हमेशा को एग्जामिनेशन बनता है कि व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ फेज सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्वेश्चन बना था 0.74 है। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल का, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, और हेक्सागोनल क्लोज पैकेट का आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है। कुछ याद रखो ना रखो, ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको एग्जामिनेशन में हमेशा बनता है, और उससे रिलेटेड आपको मटेरियल सिस्टम से, मटेरियल साइंस से जो क्वेश्चन बनते हैं गाइस, उसका मैंने स्पेशल सेशन थ्योरी प्लस एमसीक्यू का बना के रखा है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर आपको दिक्कत जा रही होगी सेशन के लिए लिंक भी मांग सकते हो मुझे। ओके,
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर पे पूछे गए थे। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जिस तरीके से 2021 का पेपर का एनालिसिस किया, ठीक है, दोज एस्पिरेंट्स हु आर पर्टिकुलरली एस्पायरिंग फॉर यूपीआर विनल एग्जामिनेशन, ठीक है, उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो 2021 का पेपर लिया अभी रिसेंटली हमने 150 क्वेश्चंस किए, हम लोग कह सकते हैं इसमें 8 से 9 क्वेश्चन मुझे अराउंड क्वेश्चन जो है, मैं अप्रोक्सीमेट आपको फिगर बता रहा हूँ, उसमें आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली यूपीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो जरूर मुझे डेफिनेटली आपका जो रिस्पॉन्स है, मुझे डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट अगर जो भी इस सेशन को देख रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि यूपीआर के लिए मैं कंप्यूटर का सेशन लेके आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं जितना आपको बढ़ाऊंगा उसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर का एक क्वेश्चंस का एक सेट प्रोवाइड करा दो बिफोर 14, ठीक है, बिफोर आपके एग्जामिनेशन से पहले, सो दैट आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यस सर वी वांट कंप्यूटर। आप मुझे यस या फिर नो अगर आप लिखते हो तो मुझे उसमें भी समझ में नहीं आता कि आप कौन से पर्टिकुलर सेशन के लिए बोलते हो, तो आप मुझे इस तरीके से मार्क करके लिखिए यस कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आपने ऐसे शॉर्टकट भी लिख लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन के लिए आपका सहमति दिखाई है करके, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ऐसा डेफिनेटली आ सकता है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ अ वेब एड्रेस? वेब एड्रेस का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आप वेब एड्रेस क्रोम के ऊपर डालते हो, आप सिर्फ नॉर्मल डालते हो www. आपका जो भी रहता है google.com या फिर समथिंग लाइक दैट, ओके। इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स रहता है वो क्या रहता है? पहले तो रहता है हमारे पास स्कीम, देन रहता है प्रीफिक्स, देन आपका रहता है डोमेन, देन पोर्ट, देन पाथ एंड देन द फाइल नेम। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये यूपीआरएल, अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बना तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। Next question is, which of the following is a text alignment available in the word processing software that adjusts the left margin keeping the while keeping the right margin in any way? उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स का थोड़ा कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है स्टूडेंट पर्टिकुलरली, उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड्स लिखे, ठीक है, लाइंस लिखे, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट पे आने के बाद यहाँ पे रुक गया और यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हमें खाली जगह दिख रही है, ठीक है। ये होता है, हम लोग उसको कहते हैं लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है। हमारे पास में जो है वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 तरीके के जस्टिफिकेशन रहते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट रहता है, आप टेक्स्ट जो है आपका लेफ्ट साइड में चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। सेंटर जस्टिफाइड रहता है, ठीक है, और आपका रहता है यहाँ पे राइट जस्टिफाइड। आपने कुछ इस तरीके से लाइन्स रहेगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड से जस्टिफाइड है उस तरीके से राइट साइड से जस्टिफाइड रहेगा, और एक तरह कंप्लीट जस्टिफाइड, ठीक है। आपकी जो लाइन है आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने देखिए ये एनीवे अगर आप ये जस्टिफाइड मोड में हम लोग लिखते थे, इसके भी शॉर्टकट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये अगर आप लेफ्ट जस्टिफाई करना होगा तो कंट्रोल+L कंट्रोल+E हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, इसके भी शॉर्टकट्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जस्टिफाइड पे रखते थे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एनी वे लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे वे इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। हालांकि ये सारे यहाँ पे फिल हो जाते हैं और ये कंप्लीटली यहाँ पे स्पेस फिल हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी लेफ्ट जस्टिफाई। इसमें ये क्या पूछा था कि हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट जो रहता है वर्ड प्रोसेसिंग में, वो एडजस्ट करते हैं लेफ्ट मार्जिन और उसके राइट मार्जिन को हम लोग को खाली रखता है, और जिस तरीके से वो एज इट इज रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई सेल? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ड्राई सेल में, ठीक है, इसमें से कौन सा एक ड्राई सेल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम लोग प्राइमरी 2 तरीके के सेल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? आपने देखा होगा प्राइमरी सेल, अगर आपको एग्जांपल ध्यान में रखना होगा, आपके घर का जो रिमोट रहता है टीवी का रिमोट, उसमें हम लोग सेल कौन से रहते हैं, ठीक है, लाइट वेट रहते हैं, लाइट वेट सेल। एक बार वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग उसको थ्रो आउट करते थे, डंप करते थे, फेंक देते हैं, हम लोग उसका नया रिप्लेसमेंट लगा देते। दैट मीन्स हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। रिचार्जेबल सेल आते हैं, मैं जो एक नॉर्मल कन्वेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। रिचार्जेबल सेल भी आते हैं, ए टाइप हो गए, ठीक है, डबल ट्रिपल ए टाइप सेल्स हो गए, ठीक है, तो रिचार्जेबल में भी आते हैं। लेकिन नॉर्मल बता रहा हूँ कि जो आपके ड्राई सेल्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे प्राइमरी सेल्स। उसका एक मीनिंग क्या होता है? एक बार वो चार्ज होने के बाद, वो डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है हमारी प्राइमरी सेल्स की। ये कौन से रहते हैं? उसके अंदर का ये ड्राई सेल क्यों रहते हैं, हम लोग उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है ये हमारा सॉलिड रहता है या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी हमारी कम रहती है, ठीक है, और ये लाइट इन वेट रहते हैं। और उसी तरीके से हम लोग सेकेंडरी सेल की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग मेनली चीज है कि हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और ये जो सेल हम लोग उसको हम लोग कहते हैं वेट सेल।
ठीक है, ये हो गया हमारे वेट सेल। ठीक है, ये हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं गाइस, ये होता है हमारा सेकेंडरी सेल। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है, इसमें से कौन सा एक ड्राई सेल का एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है, आपको आपका जो पीडीएफ है, मैं इसलिए मांगता हूँ कि आपका जो आंसर की का पीडीएफ, सो दैट आप मैं आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पीडीएफ अवेलेबल नहीं रहते। आपको जो भी मैं एग्जामिनेशन के पीडीएफ मांगता हूँ, वो हमेशा हमेशा हमारे पास जिस दिन रिलीज हो चुका रहता है उसी टाइम पे हमारे पास में प्रोवाइड आ चुके रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स के पेपर्स को एनालाइज करते मैं आपको एक पर्टिकुलरली जो बैटरी का टॉपिक है, इससे आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कि जिस तरीके से एक अगर हम लोग एनालिसिस किया तो 5 में से स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करके आते हैं बैटरी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी तीन स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, इधर इसको स्किप करते या फिर उनके आंसर गलत हो जाते। तो आप देख सकते हैं 2/5 दैट मीन अराउंड 40% ही स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर मार्क करके आते हैं। इसलिए आपको बैटरीज के ऊपर कोई अच्छी तरीके से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है और एक एक क्वेश्चन से ही आपका एक एक मार्क से आपका सिलेक्शन बन भी जाता है। ठीक है, तो आपको ड्राई सेल का एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ड्राई सेल और सेकेंडरी सेल दैट मीन प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का आपको एग्जाम्पल पता होना जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल है जिंक कार्बन सेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का एक वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, जिसमें से अगर आपको एग्जाम्पल्स बन गए तो आपको एग्जाम्पल से इसमें से क्वेश्चन पता होना जरूरी है। ठीक है, आपको मैंने ड्राई सेल मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है, वेट सेल मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है, जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर बता दी, इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम पूछा गया था। अब मैं आपको नेक्स्ट हजार्ड बता रहा हूँ। एज पर द ऑक्यूपेशनल हजार्ड इलेक्ट्रिकल हजार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड में कौन सा आता है, ओपन वायर आता है। ठीक है, अनगार्डेड मशीनरी, ठीक है, नो फेंसिंग और रॉन्ग डिजाइन। देखिए, अनगार्डेड मशीनरी इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं, नो फेंसिंग इसमें से ये तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, रॉन्ग डिजाइन भी काफी बार स्किप कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आता है हमारे पास में ओपन वायर। इसमें आपको एक टेबल प्रोवाइड करा देता हूँ, जिसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फिजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, मैकेनिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, अर्गोनॉमिक्स हजार्ड क्या होते हैं। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द कलर, जैसे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में आता है अगर हमारे पास में अर्थिंग नहीं है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट लीकेज है, या फिर ओपन वायर है, या फिर कोई भी फ्यूज नहीं है, या फिर कट ऑफ डिवाइसेस नहीं, तो वो हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड। उसी तरीके से केमिकल हजार्ड्स में क्या है, इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक, करोसिव, रेडियो, ये हमारे केमिकल हजार्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में आता है अनगार्डेड मशीनरी, नो फेंसिंग, कोई भी फेंसिंग नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, और कोई भी सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है और कोई भी कंट्रोल डिवाइसेस नहीं है। तो इस तरीके से आपको अर्गोनॉमिक भी और फिजिकल भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिजिकल में क्या आता है, नॉइस, हीट, कोल्ड स्ट्रेस, वाइब्रेशन, रेडिएशन हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन, ये हो गया हमारे पास फिजिकल हजार्ड। तो आपको ये टेबल ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, एक टेबल के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड इन अ विच वोल्टेज रेंज। हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कौन से वोल्टेज रेंज में यूज करते हैं, ठीक है, वो है हमारा 11 से 33 केवी के बीच में। काफी बार इसमें भी क्वेश्चंस का काफी सारे स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया, तो इसमें से उनको पता होता है, 2 ऑप्शंस में ही वो गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये टेबल जो आपको मैंने प्रोवाइड करके रखा है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। आपको पता होना चाहिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हालांकि हमारे जो ट्रांसमिशन वाला कोर्स है, इसके अंदर काफी हमने इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के इसको और इनहांस तरीके से आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेड कोर्स में सारी चीजें मिलने वाली। ठीक है, ये काफी सारे कॉमन सी चीजें मैं आपको यूजुअली प्रोवाइड कराते रहता हूँ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है हम लोग यूज करते हैं 11 से लेकर 33 केवी के बीच में। ठीक है, 11 टू 33 केवी के बीच में लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा गाइस। उसके वोल्टेज लेवल, एयर ब्लास्ट, एयर ब्रेक, टैंक टाइप और SF6 के लिए कितना वोल्टेज लेवल रहता है करके। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। 100% एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन में। इसमें से कौन सा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नहीं है। मैंने काफी बार आपको पढ़ा चुका होगा, इस आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन इज नॉट अ, ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, एंटीमनी। यहाँ पे सिलिकॉन गलती से आ गया था। एंटीमनी इज नॉट अ एक्सेप्टेड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, आपको 2 तरीके के इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज को ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग गाइस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। 2 तरीके की डोपिंग कर सकते हैं, एक तो एन टाइप के इम्प्योरिटीज हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट, या फिर पी टाइप के, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइवैलेंट। एन टाइप को हम लोग कहते हैं डोनर टाइप, और पी टाइप को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर टाइप। एक्सेप्टर टाइप में कौन से आते हैं, बोरॉन हो गया, गैलियम और इंडियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, एक्सेप्टर टाइप के इम्प्योरिटीज है। इसको ऐड करने के बाद हमारा एक होल क्रिएट हो जाता है, इट क्रिएट्स अ होल। ओके, और अगर हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटा मतलब क्या होता है 5, ट्राई मतलब होता है 3। ठीक है, पेंटा दैट मीन्स आपको सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, 4 ऐड हो जाए। अगर हम लोग पेंटा ऐड करते हैं, इसमें 5 ऐड करते हैं, तो एक का एक्सिस बन जाता है, 4 + 4 एक शेल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा बन जाता है, और ये
एक्स्ट्रा जो है हम लोग डोनर कहलाते हैं, ये डोनेट करते हैं दूसरे को, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को, ठीक है। और ट्राइवेलेंट में क्या रहता है हमारे पास में 3 रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक हमारे पास में डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, एक हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट रेट, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ओके। ये इसमें हमारे एग्जांपल्स कौन से बनते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। और एन टाइप में एग्जांपल्स बनते हैं आर्सेनिक, फास्फोरस एंड एंटीमनी, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दैट मीन्स एंटीमनी इज नॉट अ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ओके। ये टेबल ध्यान में रख लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एग्जांपल एक यूनिट नहीं है। दो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी भी आपको क्विकली बता रहा हूँ, अगर आपको इससे ये आपको इसका फंडामेंटल क्लियर नहीं तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सारे स्टूडेंट एमबी और जीबी वो डायरेक्टली स्किप आउट करेंगे, ठीक है। ये तो यूनिट है ही, ओके। ये तो स्किप हो गया हमारे ऑप्शन। और ईबी और क्यूबी, ठीक है, इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ईबी भी मार्क करके आ सकते हैं, क्यूबी भी मार्क करके आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं क्यूबी जो है इसका एक कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। हालांकि ईबी जिसको हम लोग कहते हैं एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट मतलब क्या होता है, 1024 पेटाबाइट होता है। सबसे पहले तो आपको बिट आता है, ठीक है, उसके बाद में आता है निबल, ठीक है। एक बाइट को हम लोग एक ऑक्टेट भी कहते हैं। एक बाइट में हमारे पास में 8 बिट रहते हैं या फिर 2 निबल हम लोग कह सकते हैं। किलो बाइट में 1024 बाइट रहते हैं। एक ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया तो 1000 बाइट भी था और वहाँ पे 1024 भी था। मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेक्निकली 1024 ये बाइट कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग 1 KB कहेंगे तो उसको हम लोग 1024 बाइट ही कहेंगे, ठीक है। उसको अगर हम लोग 1 मेगाबाइट देखेंगे तो 1 मेगाबाइट मतलब क्या होता है, 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब क्या होता है, 1024 मेगाबाइट, ठीक है। एक टेराबाइट मतलब आपने देखा होगा 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारे पास रहता है 1000 GB, ठीक है। 1 टेराबाइट मतलब होता है, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कहेंगे कि 1000 GB, 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट मतलब कितना होता है, 1024 टेराबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्साबाइट मतलब क्या होता है, एक एक्साबाइट मतलब 1024 पेटाबाइट आता है। एक जेटाबाइट मतलब क्या होता है, 1024 एटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है। एंड देन सबसे हाईएस्ट है हमारे पास में योटाबाइट, ठीक है। एक योटाबाइट मतलब होता है हमारा 1024 जेटाबाइट, ओके। ये आपको ध्यान में रखना होगा, योटाबाइट इज हाईएस्ट मेमोरी अवेलेबल, ओके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। दैट मीन्स क्यूबी इज नॉट टाइप ऑफ एनी मेमोरी यूनिट यूज्ड इन अ कंप्यूटर, ओके। ये टेबल को ध्यान में रख लीजिएगा, ओके, पिरामिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको पढ़ाया था हमारे पीएलसी वाले कोर्स में, आपको बताऊंगा भी। ये ऐसा डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है इस साल के एग्जामिनेशन में तो भी, ठीक है, अगर आपको पीएलसी से क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक है। आउटपुट जो बताया गया है इस फॉलोइंग फिगर में, ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको किस तरीके से रीड करना है मैंने आपको बताया था, ठीक है। काफी सिंपल है गाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके आपको देखना चाहते हो, ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया हमारा लो, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो। इसका हम लोग एक प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। अब ये आप देख सकते हो गाइस कि हमारे पास जब भी यहाँ पे हमारे पास हाई है, ठीक है, हाई है, यहाँ पे हमारे पास में इनपुट, एक इनपुट अगर हम वो कोई भी गेट मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा हमारा हो गया इनपुट ए और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग अभी मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट लिख लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। कोई भी यहाँ पे गेट हो सकता है मान लो, ओके। अगर हमने इसको 1 दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 0 है, ठीक है, फर्स्ट इसमें, ठीक है, ये 0 है, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे हमने 0 दिया, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई। हाई मतलब क्या हो गया, आउटपुट 1 आया, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। आई चेंज द कलर सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ सको, तो रेड कलर से आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम, देखिए सबसे पहले तो हमारा 0 था, ओके। पहले कंडीशन में हमको 0 कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। 0 था और 0 था, ठीक है, ये था हमारा 0, ये था हमारा 0, बॉटम लाइन हमें देखना था, ठीक है। हमने ऊपर गलती से अपर लाइन देख ली, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0। 0 के कंडीशन में हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आया, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट 1 हो गया, ठीक है। और हमारा आउटपुट यहाँ पे कितना है, 0, ठीक है। ये 1 है, ये हमारा 0, फिर भी हमारे पास में आउटपुट कितना बन रहा है, 1, ठीक है, ये हमारा 1 बन रहा है, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन से आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी हाई है हमारा, ठीक है, थर्ड इसमें भी इनपुट में 1 और यहाँ पे भी हमने 1 दिया, ठीक है। दोनों भी हाई कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है गाइस, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। 1 के कंडीशन में जो हमारा आउटपुट आ रहा है 0। और अगर आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल पता होगा तो आप इसमें से इजीली मार्क कर लोगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा नैंड गेट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पीएलसी में जो लैडर लॉजिक आएगा, पूछेगा आपको ये, अगर आपको एग्जाम्पल बताएगा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट, या फिर ये लॉजिक गेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस लॉजिक गेट, दिस लैडर लॉजिक रिप्रेजेंट्स टू द नैंड गेट, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको किस तरीके से रीड किया जाता है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। ये हमारे जो 4-in-1 स्पेशल कोर्स है गाइस, सिर्फ 60 रुपीज में अभी अवेलेबल है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दिस
फ्लैट 40 कूपन, यार ये 1 ईयर तक वैलिड रहने वाला है, एक सिंगल कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और इसका जो इनपुट है ये होता है हमारे पास में नैन गेट का आउटपुट टेबल, ओके। दोनों भी कंडीशन 1 जब होती है तो हमारे पास में आउटपुट 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी गेट्स किस तरीके से पढ़ना ये आपको पता होना चाहिए, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट वायरिंग यूज्ड अप टू। कंड्यूट वायरिंग जो है हम लोग कौन से लेवल तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। कंड्यूट वायरिंग हम लोग 660 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। क्लेट वायरिंग हो गया, वुडन केसिंग केपिंग हो गया, टीआरएस हो गया, या फिर लीड शीथेड वायरिंग हो गया, हम लोग सिर्फ अप टू, ठीक है, 250 वोल्ट्स तक यूज करते हैं। लेकिन कंड्यूट वायरिंग में एक बेनिफिट आता है कि अगर हम लोग अराउंड 660 वोल्ट्स तक भी हम लोग जा सकते हैं इस वायरिंग स्कीमेटिक को हम लोग यूज करके, इस टाइप ऑफ वायरिंग को हम यूज करके अराउंड 660 वोल्ट्स तक भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर अ रेलवे ट्रैक्शन पर्पस। रेलवे ट्रैक्शन पर्पस के लिए इसमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारे पास में एयर सर्किट ब्रेकर गाइस, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द रेलवे ट्रैक्शन पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको प्रोवाइड करके रखो। SF6 ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसमें हम लोग आर्क क्वेंचिंग मीडियम कौन सा रहता है, ठीक है, उसकी रेटिंग कितनी होती है और कहाँ पे यूज किया जाता है, ये आप अच्छी तरीके से पॉज करके अभी पढ़ लीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स का भी पेपर है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट अच्छी तरीके से को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पॉज करके आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेटिंग क्या होती है, ठीक है, कौन से रेटिंग तक ये यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको रेटिंग भी पूछा जा सकता है कि कौन से वोल्टेज लेवल तक आपको क्वेश्चन, कौन से वोल्टेज लेवल तक हम लोग उस सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं करके, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन अलाउड फॉर अ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के लिए कितना परमिसिबल वेरिएशन है, ठीक है। हाई वोल्टेज, अब देखिए हाई वोल्टेज कौन से वोल्टेज लेवल में आता है, ठीक है, अप टू 33, ठीक है, केवी। 33 केवी के लिए जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आता है हमारा 54 नंबर का, उसमें आपको बताया गया प्लस ठीक है -9% से लेके +6% के बीच में वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। मैं ठीक है -9% से लेके +6% के बीच में होना चाहिए। अब लो जब आता है, ठीक है, उसका जो वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है, लो दैट मीन्स कितना वोल्टेज रहता है 250 वोल्टेज मैक्सिमम, तो उसका -6 से लेके 6% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मीडियम वोल्टेज, ठीक है, तो मीडियम वोल्टेज के लिए वोल्टेज लेवल कितना रहता है, ये भी आपको 650 वोल्ट तक रहना चाहिए, इसके लिए भी परमिसिबल लिमिट सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई चेंज द कलर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो मीडियम वोल्टेज लेवल है, ठीक है, मीडियम में हमारे पास मैंने आपको बताया था 650, ठीक है। हाई वोल्टेज में 33 केवी, उसका जो रेंज रहता है परमिसिबल रेंज, क्योंकि -9% से लेके +6% के बीच में रहता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 33,000 वोल्ट, ठीक है। 33,000 वोल्ट के लिए जो आता है वो आता है हमारा 12.5 -12.5 से लेके +10% के बीच में इसका परमिसिबल रेंज बताया गया है एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54, ठीक है। रूल नंबर भी ध्यान में रख लीजिएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड आउट द करेक्ट कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। कंडीशन ऑफ फॉर रेसिप्रोसिटी बताएगी, ठीक है, इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट हो जाएगी, हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इज इक्वल टू y12 इज इक्वल टू y21, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में y11 इज इक्वल टू y22, ये गलत हो जाएगा, z11 इज इक्वल टू z22, ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन फॉर सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। BC माइनस AD इज इक्वल टू, ये तो गलती हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन डी। आपको ध्यान में रखना होगा Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ट्रांसमिशन के ABCD पैरामीटर, H पैरामीटर्स में कंडीशन क्या होती है रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की, इस टेबल्स में आपको, इस टेबल में मैंने आपको प्रोवाइड किया, अच्छी तरीके से पढ़ के चाहिएगा जरूर, ठीक है। देखते हुए हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेशन, जिस क्वेश्चन नंबर 20, मैच द करेक्ट पेयर। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो मैच किया गया ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर क्या बताया गया है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये गलत हो जाएगा। वोल्ट मीटर इज नॉट अ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा AH मीटर, ये यहाँ पे इंडिकेटिंग बताया गया, ये गलत हो जाएगा। ये AH मीटर जो है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ मीटर है, और एमीटर जो है ये हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसका करेक्ट पेयर क्या थी, हमारी ऑप्शन ई। तो ये थे गाइस अराउंड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाले हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि कंप्यूटर का सेशन प्रोवाइड किया जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। आपको जनरल करंट अफेयर्स का सेशन कल ही आपका अपलोड हो जाएगा हमारे कोचिफा चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके लिए भी आप कनेक्टेड रहेगा हमारे चैनल के साथ। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको हमारे चैनल कोचिफा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे डाउनलोड करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2021 का जो पेपर अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो, और ई बुक भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।